कांग्रेस एटीएम धीरज साहू के ठिकानों से कितना काला धन मिला, आयकर विभाग ने गिनकर अब सबको बता दिया। करोड़ों की चौंधिया देने वाली ज्वेलरी से लेकर रुपए के पहाड़ तक को गिनने के बाद आयकर विभाग ने बताया कि धीरज साहू के ठिकानों से 351 करोड़ रुपए कैश और 2 करोड़ 80 लाख रुपए के गहने बरामद हुए। धीरज साहू की कंपनी से जुड़े ठिकानों पर करीब 6 दिन तक चली छापेमारी के दौरान ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में 30 से अधिक जगहों पर दबिश दी गई थी। अब आयकर विभाग ने इस कार्रवाई का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया है। इसके मुताबिक 351 करोड़ रुपए से अधिक का अघोषित कैश और 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जेवर जब्त किए गए। कुल अघोषित कैश में से 329 करोड़ रुपया ओडिशा के बोलांगीर जिले के सुदापाड़ा, टिटलागढ़ और संभलपुर जिले खेतराजपुर जैसे छोटे शहरों से बरामद की गई। इन जगहों पर जर्जर इमारतों के भीतर बने तहखानों में पैसे रखे गए थे। विभाग ने बताया कि छापेमारी के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़े पैमाने पर साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इसकी शुरुआती विश्लेषण से देशी शराब के बेहिसाब बिक्री का पता चला। सबूतों से पता चला कि कंपनी शराब कारोबार से जुड़ी हुई कमाई को बड़े स्तर पर छिपाने में लगी हुई थी। आयकर विभाग ने बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकानों पर कार्रवाई 6 दिसंबर 2023 को शुरू की थी। मूल रूप से देशी शराब बनाने के कारोबार से जुड़ी ये कंपनी विदेशी शराब की बॉटलिंग, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान भी चलाती है। कंपनी का नाम धीरज साहू के पिता बलदेव साहू के नाम पर है। कांग्रेस सांसद के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस कंपनी में शामिल हैं। इस छापेमारी में आयकर विभाग के 100 से अधिक अधिकारी शामिल थे। बरामद हुई नकदी को गिनने के लिए 40 मशीनों को काम पर लगाना पड़ा। इनमें से कई मशीनें तो नोटों को गिनते गिनते खराब हो गई थीं। आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने कहा था कि जो पैसे बरामद हुए हैं वो न तो उनका अपना है और न ही कांग्रेस का। ये उनकी फैमिली बिजनेस से आया पैसा है। इसके बारे में सिर्फ उनका परिवार ही बता सकता है। उन्होंने कहा था कि ये जो पैसा है ये मेरे परिवार द्वारा चलाई जा रही कंपनीज का है। इनकम टैक्स का जवाब आने दीजिए। ये काला धन है या सफेद धन, मैं बिजनेस लाइन में नहीं हूं। परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मुझे नहीं पता कि ये लोग इसको कैसे देख रहे हैं, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूं कि इन सब का कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आयकर विभाग को इस बात का अंदेशा है कि बरामद किए गए रुपयों में बड़ा हिस्सा कांग्रेस का है, जिसे लोकसभा चुनावों में खर्च करने के लिए धीरज साहू के पास जमा करके रखा गया था। आयकर विभाग की टीम इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि धीरज साहू के ठिकानों पर जितना कैश मिला वो देश का अब तक का सबसे बड़ा रिकवरी है। इसके पहले अब तक किसी एजेंसी के छापे में इतना धन नहीं मिला। बीजेपी इस मामले को राजनीतिक तौर पर भुना रही है। कांग्रेस पूरे मामले पर बैकफुट में है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल के दोनों सिपहसालारों मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से किसी किस्म की राहत नहीं मिली। संजय सिंह की याचिका हिरासत बढ़ाने के अगले दिन कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की भी हिरासत बढ़ा दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकीलों को जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप लोग जानबूझकर मामले की सुनवाई नहीं होने देना चाहते। असल में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि अगर उन्हें ये लगे कि सुनवाई तेजी से नहीं हो रही है तो वे 3 महीने बाद फिर से जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। माना जा रहा है कि सिसोदिया के वकीलों को जमानत दिलवाने का यही तरीका ठीक लगा और वे हर तारीख पर मामले को आगे लटकाने की कोशिश करने लगे। दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया के वकीलों को इस चालाकी को पकड़ लिया और जमकर फटकार लगाई। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई केस में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। इस आदेश का मतलब है कि मनीष सिसोदिया अब जेल में ही न्यू ईयर मनाएंगे। मनीष सिसोदिया इस मामले में सह आरोपी हैं और लंबे समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके मद्देनजर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। दिल्ली शराब घोटाला मामले के आरोपी मनीष सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों की तरफ से चार्जशीट के डॉक्यूमेंट्स की जांच मिलान सीबीआई दफ्तर जाकर किए जाने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सीबीआई दफ्तर जाकर डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं। कोर्ट ने सीबीआई को जांच की सुविधा के लिए पर्याप्त अधिकारी तैनात करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट सभी आरोपियों को दे दिए गए हैं। कोर्ट ने सीबीआई की जांच अधिकारी को आदेश दिया कि आरोपियों को चार्जशीट की डीवीडी फॉर्मेट में भी कॉपी सप्लाई करें। कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि आप लोग मामले की सुनवाई में जानबूझकर देरी करना चाहते हैं। इसके बाद राउस रेवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत 19 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले वो अरविंद केजरीवाल सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। उनके पास कई अन्य विभाग भी थे।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बीते दिनों मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से 6 घंटे तक मिलने की अनुमति मिली थी। गिरफ्तारी के बाद अब तक मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए कई कोशिशें की, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट से जब राहत की गुंजाइश नहीं दिखी तो ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए दूसरा रास्ता खोज निकाला। ये टीएमसी का आजमाया हुआ रास्ता है, जिसके सहारे ये अपने विरोधियों से अपनी बातें मनवा लेती हैं। जाहिर है ये रास्ता हिंसा का है और टीएमसी की हिंसक चालों को चुनाव दर चुनाव पूरा बंगाल झेल रहा है। लेकिन अब टीएमसी ने सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी के मामले की सुनवाई कर रही कलकत्ता हाईकोर्ट की जज अमृता सिन्हा के वकील पति को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी पत्नी जज से अभिषेक के पक्ष में फैसला करवा सके। अमृता सिन्हा के पति प्रताप चंद्र डे ने सीआईडी पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। डे ने आरोप लगाया कि एक मामले में सीआईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 2 बार थाने बुलाया और उन्हें यातना दी। जज अमृता सिन्हा के पति प्रताप ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता बार एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को शिकायती पत्र लिखा। सीआईडी ने उन्हें साल्टलेक विद्याधर नगर दक्षिण पुलिस स्टेशन में दर्ज संपत्ति विवाद के एक मामले में सीआरपीसी की धारा 160 के तहत गवाह के रूप में पूछताछ के लिए बुलाया था। कोलकाता बार एसोसिएशन को लिखे गए 4 पेज के पत्र में वकील प्रताप चंद्र डे ने बताया कि जांच एजेंसी ने कैसे उन्हें सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उनकी पत्नी अमृता सिन्हा कलकत्ता उच्च न्यायालय की जज है और ममता बनर्जी सरकार और अभिषेक बनर्जी से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई कर रही हैं। वकील ने बताया कि 1 दिसंबर 2023 को सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा ने बुलाया था। वहां मेरे साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार किया। मैं किसी जघन्य अपराध का आरोपित था। मुझसे 1 से अधिक अधिकारियों ने पूछताछ की और मेरी पत्नी और उनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में प्रश्न पूछे। उन्होंने लिखा कि अधिकारियों ने मुझे बताया कि उन्हें मामले के विवरण में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन वे मेरी पत्नी के संबंध में जवाब चाहते हैं। उनकी इच्छा और सुविधा के अनुसार वीडियो को चालू और बंद किया जाता था। 3 साढ़े 3 घंटे तक यातना और उत्पीड़न चलता रहा। प्रताप चंद्र डे को इस साल सीआईडी ने 16 दिसंबर को फिर से तलब किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्थानीय गुंडों की तरह उन्हें व्यवहार किया और वे ऊंचे स्वर में चिल्लाए। एक भी सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया। सभी अपशब्द और गंदे अपशब्द थे। कैमरा भी लगातार चालू नहीं था। जज के पति ने आगे कहा कि उन्होंने मेरी पत्नी के खिलाफ गवाही देने के लिए मुझ पर जबरदस्त दबाव डाला। जैसे ही मैंने उनके खिलाफ कोई भी बयान देने से इनकार किया, अत्याचार कई गुना बढ़ गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील ने कहा कि सीआईडी अधिकारियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में जज उनकी पत्नी अमृता सिन्हा के खिलाफ बयान देने के लिए भारी रिश्वत देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मुझे बड़ी रकम, महंगी कारें, शानदार आवासीय अपार्टमेंट्स और कई अन्य चीजों की पेशकश की गई, जिसका उल्लेख मुझे करने में शर्म आती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं उनकी सलाह के अनुसार गवाही देने से मना करता हूं तो मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। मेरी पत्नी और बच्चे को भी यही धमकी दी गई। अगर मैं उनके आदेश का पालन करने में विफल रहा तो वे मुझे टुकड़ों में काटकर मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से डांट पड़ी और संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई। इतना ही नहीं, दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक और नेता को बड़ा झटका दे दिया। दिल्ली दंगा मामले में पकड़ा गया आम आदमी पार्टी का दंगाई नेता ताहिर हुसैन को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और उसकी याचिका खारिज कर दी। ताहिर हुसैन ने सिर्फ दंगा फैलाने में ही भूमिका नहीं निभाई थी, बल्कि इसने इसके लिए बड़ा फंड भी जुटाया था, जिसको लेकर उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला चल रहा है। ताहिर हुसैन ये चाहता था कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में तब तक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए जब तक कि 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे से जुड़े अन्य मामले उस पर चार्ज फ्रेम नहीं किए जाते हैं। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के अलावा शर्जिल इमाम, उमर खालिद और खालिद सैफी समेत 20 लोगों को एक बड़ी साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि ताहिर हुसैन ने शेल कंपनीज के नाम पर करोड़ों रुपए जुटाए। इन पैसों का इस्तेमाल दिल्ली में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान दंगा भड़काने के लिए किया गया था। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने इस बात पर गौर किया कि ईडी केस में इस साल जनवरी में चार्ज फाइल किए गए थे और इन आरोपों के खिलाफ हुसैन की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। अदालत में कहा गया, पीएमएलए के तहत सिर्फ तब ही केस दायर किया जा सकता है जब दंगा फैलाने के लिए बड़ी साजिश रचे जाने की आशंका है और दोनों ही केसेस की जांच सीबीआई और ईडी जैसी अलग अलग एजेंसीज कर रही हैं। एक बार पीएमएलए के तहत केस दर्ज होने के बाद अलग से इस केस का ट्रायल चलेगा। अदालत की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर इस अपराध से जुड़े केस को डिस्चार्ज करने या समाप्त करने का आदेश दिया जाता है तो पीएमएलए केस रुक जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर चार्ज
या दोष सिद्ध पर आदेश दिया जाता है तो इस केस में अपने आप गिरफ्तारी भी होगी। अदालत ने कहा कि कार्यवाही पर रोक लगाने की ताहिर हुसैन की याचिका कानून के मुताबिक नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर 4 बार बैठक भी कर ली। सीडब्ल्यूसी की भी बैठक हो गई, लेकिन अब तक न तो सीट बंटवारे को लेकर बात आगे बढ़ी है और न ही कोई चुनाव प्लान ही सामने आया, जिसे देखकर लगे कि 3 राज्यों में मिली करारी हार से कांग्रेस ने कुछ सबक लिया हो। अभी तो कांग्रेस नाराज सहयोगियों को मनाने और गठबंधन को बचाने में जुटी है। दिल्ली में हुई चौथी बैठक से नाराज होकर निकले नीतीश कुमार ही सेट नहीं हो पाए हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की अबूझ सियासत का पेच भी उसे सुलझाना है, लेकिन बीजेपी ने 2 दिन का मंथन शुरू कर दिया है और नए नारे के साथ लोकसभा चुनावों के लिए अपनी तरफ से बिगुल भी बजा दिया है। विपक्षी दल साझा लोगों और नारे की महीनों से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना नया नारा सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं लॉन्च कर दिया। लेकिन राहुल गांधी फिलहाल नीतीश कुमार को फोन करने, शरद पवार से मुलाकात करने में ही बिजी हैं। इंडी गठबंधन की मीटिंग में सीट शेयरिंग, साझा रैली और पीएम फेस सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर ही माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और शरद पवार की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीट बंटवारा करना बड़ी चुनौती है। यहां पर महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच पहले से ही गठजोड़ है। ऐसे में सवाल यह है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से किसके पास कितनी सीटें जाती हैं। महाराष्ट्र के अलावा यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली में भी सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन के सामने सवाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वो बहुत जल्द उम्मीदवारों का चयन कर लेगी और विपक्षी गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ एक प्रभावी ढाल बनाने के लिए कदम उठाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में डट गई है। बीजेपी ने ये नारा ऐसे समय पर चुना है जब पार्टी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में जारी बैठक के पहले जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में विकसित भारत संकल्प अभियान के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को सत्ता मिली है। इन चुनावों को अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की जल्द घोषणा शुरू कर देगी। पहली लिस्ट जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है। बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार 2 बार अपने दम पर आम चुनाव में बहुमत हासिल किया। साल 2014 में पार्टी ने अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया। 2019 में बीजेपी ने नारा दिया कि एक बार फिर मोदी सरकार। बीजेपी अपने नए नारे सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी चुनते हैं से उम्मीदों में इस बार उसकी जीत की हैट्रिक होगी। पीएम मोदी भी कई मौकों पर दावा कर चुके हैं कि लोग फिर से उन्हें चुनेंगे। कांग्रेस में कितने भ्रष्टाचार और घोटालेबाज छिपे हुए हैं, यूं कहें कि कांग्रेस की छतरी के नीचे कितने काले कारोबारी आराम फरमा रहे हैं, इसका एक नमूना तो सभी ने हाल ही में देखा जब आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापा मारकर अब तक देश में सबसे ज्यादा काला धन कैश बरामद किया। दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जहां कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री ने बैंक को 150 करोड़ का चूना लगाया और अब तक आराम से मौज करता रहा। सहकारी बैंक का 150 करोड़ रुपया लूटकर सुनील केदार पूरे 20 साल तक बचता रहा। जाहिर है कि इसमें कांग्रेस ने उसका पूरा साथ दिया। अगर नहीं दिया होता तो वो कब का जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन देश की सियासत का मौसम इन दिनों घपलेबाजों, घोटालेबाजों, भ्रष्टाचारियों के लिए माकूल नहीं है। यही वजह है कि नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुनील केदार जिला और सत्र न्यायालय केदार को इस घोटाले में मुख्य अभियुक्त मानते हुए दोषी करार दिया। कांग्रेस विधायक के साथ ही इस बैंक घोटाला मामले में अन्य 5 दोषी साबित हुए। 3 आरोपियों को अदालत ने न सबूत होने के आधार पर बरी कर दिया। ये पूरा घोटाला 152 करोड़ का था और पिछले 20 साल से अदालत में चल रहा था। इस मामले में अब कांग्रेस विधायक सुनील केदार दोषी करार दिए गए। 2002 में नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक 152 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। तब सुनील केदार बैंक के चेयरमैन थे।
वे इस मामले में मुख्य आरोपी भी थे। उस वक्त मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद की कुछ कंपनीज ने बैंक फंड से 125 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदे और इसके बाद कंपनीज ने सरकारी बॉन्ड का भुगतान नहीं किया और बैंक को पैसा भी नहीं लौटाया। राज्य आधार जांच विभाग यानी CID के तत्काल उपाधीक्षक किशोर बेले इस घोटाले के जांच अधिकारी थे। जांच पूरी होने के बाद 22 नवंबर 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ये मामला तब से लंबित था। 2001-2 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने निजी कंपनीज होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणि मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंडिकेट मैनेजमेंट सर्विसेज और गिल्टेज मैनेजमेंट सर्विसेज की मदद से बैंक के फंड से सरकारी बॉन्ड खरीदे। हालांकि बाद में बैंक को इन कंपनी से खरीदी गई नकदी कभी नहीं मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि बॉन्ड खरीदे जाने वाली ये निजी कंपनियां दिवालिया हो गईं। आरोप यह है कि इन कंपनीज ने कभी भी बैंक को सरकारी नकदी नहीं दी और न ही बैंक की रकम लौटाई। फिर आपराधिक मामला दर्ज किया गया और मामले की आगे की जांच CID को सौंप दी गई। जांच पूरी करने के बाद CID ने 22 नवंबर 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। तब पता चला कि सारा जाल सुनील केदार ने ही बुना था। आखिरकार अदालत ने केदार जाधव सहित सुनील केदार, अशोक चौधरी, केतन सेठ, सुबोध गुंडारे, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमोल वर्मा को दोषी करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।